गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग मयंक। गुड इवनिंग। चलिए साउंड वगैरह सब कुछ परफेक्ट है मेरी तरफ से। ठीक है बच्चे, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, कि आपका बहुत छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, HVAC। ठीक है, HVAC। और अगर HVAC की फुल फॉर्म की हम बात करेंगे तो पेपर में आपकी बहुत बार पूछी गई है। HVAC, HVAC। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि HVAC का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे H यहाँ पर क्या है, हीटिंग, हीटिंग, कोमा, वेंटिलेशन। और AC का मतलब क्या है, एयर कंडीशन। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इसके बारे में आपको याद रखने हैं। चलिए देखिएगा, HVAC। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि HVAC की फुल फॉर्म क्या होती है। कैपिटल HVAC। HVAC स्टैंड्स फॉर हीटिंग, H फॉर हीटिंग, ठीक है, V फॉर वेंटिलेशन, एंड AC का मतलब क्या है यहाँ पर, एयर कंडीशनिंग। HVAC stands for heating, ventilation and air conditioning. Three functions often combined into one system in today's modern homes and buildings. ठीक है, तो HVAC यहाँ पर क्या है, H मतलब हीटिंग, V की अगर हम बात करेंगे तो वेंटिलेशन, और अगर AC की बात करते हैं तो ये आपका होता है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो इन तीनों पर्पस के लिए अलग अलग हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने पड़ते थे। ठीक है, ठीक है, अलग अलग हमें चीजें डिजाइन करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आजकल की बात करोगे, मॉडर्न टाइम की बात करोगे, तो ये तीनों चीजें एक सिंगल यूनिट से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए और एयर कंडीशनिंग या कूलिंग के लिए हम सिंपल किसी एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। HVAC का अर्थ है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज के आधुनिक घरों और इमारतों में अक्सर तीन कार्यों को एक प्रणाली में जोड़ा जाता है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल सिस्टम में इन तीनों चीजों को एक साथ हम जोड़ सकते हैं। नए भवनों के निर्माण के लिए HVAC सिस्टम आवश्यक उद्योग माना गया है। ठीक है, इस प्रणाली के निर्माण से पहले तीन तत्व आमतौर पर तीन या अधिक उपकरणों के बीच विभाजित होते थे। अगर इससे पहले की हम बात करेंगे तो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए हमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा, HVAC stands for heating, ventilation and air conditioning. Three functions often combined into one system in today's modern homes and buildings. HVAC systems have become the required industry standard for constructions of new building. Before the creation of this system, the three elements were usually split into three or more devices. ठीक है, इससे पहले इन तीनों चीजों के लिए, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब हम एक सिंगल यूनिट से ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में ज्यादातर जो इसकी पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि HVAC का मतलब क्या होता है। ठीक है, H फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, चलिए बच्चे अगर आगे इस टॉपिक में हम बात करेंगे तो सारी चीजें वही हैं जो सेम इससे पहले आप पढ़ते आए हो। ठीक है, जो बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में भी उन्हीं को ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे आपका साइकोमेट्री में आप चलोगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये सारे टर्म्स यहाँ पर भी डिफाइन किए गए हैं और पहले से ही मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो एक एक करके फिर भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए आगे अगर इसमें बढ़े
तो एचवीएसी प्रणाली आंतरिक वायुजनित प्रदूषकों, ठीक है। चलिए तो एक बार इसमें क्या है, जैसे सिंपल हम वेंटिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर रूम में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, मान लिया जिस रूम में आप बैठे हो या जिस रूम में मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, इस रूम में प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन नहीं होगा तो अंदर की एयर ही सर्कुलेट होती रहेगी, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, ठीक है। यही हवा रहने वाली है। और हम सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक टाइम बाद यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम बाद यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए एक बार देखिएगा, द HVAC system may also be responsible for providing fresh outdoor air to dilute interior airborne contaminants such as odors from occupants, volatile organic compounds, VOCs emitted from interior furnishing, chemical used for cleaning etc. ठीक है। तो आपने कोई केमिकल का इस्तेमाल किया, आपके घर में जो सामान है इसकी आप साफ सफाई कर रहे हो, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, या सिंपली अगर आप देखोगे, ठीक है, और कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो रूम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा और बाकी केमिकल्स जो आपके हवा में मिले होंगे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वेंटिलेशन की। एचवीएसी प्रणाली आंतरिक वायुजनित प्रदूषकों को पतला करने के लिए ताजी बाहरी हवा प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है, ठीक है। जैसे कि रहने वालों से गंध, आंतरिक साज सज्जा से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपकी जो घर की हवा है ये कैसी होती रहेगी, पॉल्यूट होती रहेगी या इसके अंदर केमिकल बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है जिससे फ्रेश एयर अंदर आती रहे, ठीक है। अब कोई बच्चे कहेगा कि सिंपली अगर खिड़की वगैरह खोल दो, तो बच्चे ये आप सभी जानते हैं कि आपने सिंपल अगर खिड़की खोल दी, ठीक है, तो इस टाइम जो आप देख रहे हो भयंकर गर्मी है, बाहर से गर्म हवा आएगी और आपको कैसा है, डिस्कम्फर्ट फील करा देगी, ठीक है। तो एसी वगैरह में प्रॉपर वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट जो हवा है, ठीक है, जो फ्रेश एयर है ये आपकी रूम की एयर में मिलती रहेगी और जिससे जो अंदर के पॉल्यूटेंट्स है इनका जो लेवल है वो मिनिमम बना रहे। तो ये सारा काम जो कराया जाता है ये एचवीएसी के द्वारा ही होता है, ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चलिए अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम की, ठीक है, तो इसमें 3 तरह के एचवीएसी सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट एंड विंडो एसी आपका इसी में ही आता है, ठीक है। तो स्प्लिट एंड विंडो एसी मैं आपको करा चुका हूं। इसमें आपका जो बचा हुआ है शायद ये पैकेज हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बचा हुआ है और साथ ही साथ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बचा हुआ है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, पैकेज हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपका सिर्फ इसमें एक सिस्टम बचेगा, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपकी कल है, आज फ्राइडे, कल सैटरडे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, मंगलवार को आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी कल मैं कंप्लीट करने वाला हूं पैकेज हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। साथ ही साथ इन पर जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। परसों मैं आपको करा दूंगा इसमें इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, आपके जो मिसलेनियस चीजें हैं जैसे कुछ कुछ पार्ट आपके बचे हुए हैं, ठीक है, वो सारे इकट्ठा करके एक साथ में कवर करा दूंगा। तो ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतने कुछ खास है नहीं, बस आपको एक बार रीड करना है यहाँ से, ठीक है, कुछ कुछ चीजें जाननी है, इसके अलावा इनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट आपके स्टार्टिंग में ही और आप सभी जानते हो कि वो सारे कवर हो चुके हैं, बाकी अब चीजें वही घूमती रहेंगी एक एक करके, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, इतना कुछ खास इनके अंदर है नहीं। तो अगर एचवीएसी सिस्टम के टाइप्स की हम बात करें, प्रकार की बात करें, तो ये बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपका होता है स्प्लिट एंड विंडो एयर कंडीशनिंग, ठीक है, जो कि मैं आपको करा चुका हूं। दूसरा आपका है पैकेज्ड हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि मैं आपको कराऊंगा, और तीसरा आपका है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि आपका भी कराया जाना बाकी है। तो कल आपका पैकेज्ड और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम कवर करेंगे, साथ ही साथ इन पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो विंडो एसी क्या होता है, स्प्लिट एसी क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस पहले ही बता चुका हूं। विंडो एसी में आपकी एक सिंगल यूनिट होती है, एक सिंगल इकाई होती है, जिसके अंदर आपका कंप्रेसर, कंडेंसर सभी एक ही जगह लगे रहते हैं, सिंपल विंडो पर लगा देते हैं, ठीक, और इससे कूलिंग होती रहती है।
रूम के अंदर कूलिंग होती है, रूम के अंदर की हीट को उठाकर ये कंडेंसर से एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में निकाल देता है। दूसरा आपका होता है स्प्लिट एसी सिस्टम, ठीक है। तो स्प्लिट एसी सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसमें जो इवापोरेटर वाला पार्ट है, जो कंप्रेसर या कंडेंसर वाला पार्ट है, ये आपका अलग रखे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्हें विंडो एसी फैंस ब्लोस एयर थ्रू द coils. This improves how they separate the heat and cold. Heat get lost to the outside air. Heat आपकी बाहर निकल जाती है विंडो से, while introducing cold is into the room, ठीक है। और अंदर के रूम का तापमान हम कैसे करके रखते हैं, कम बनाकर रख सकते हैं। दूसरा आपका स्प्लिट एसी होता है, जो कि मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। चलिए, पैकेज हीटिंग और एयर कंडीशनिंग, साथ ही साथ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपकी कल की क्लास में हम कवर करेंगे। और इस पर यानी कि HVAC पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये मैं आपको कल कराने वाला हूँ, पैकेज एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें। तो बच्चे, अगर हम बात करेंगे किसी भी इंसान को, ठीक है, आराम महसूस करने के लिए, ठीक है, या कंफर्टेबल फील करने के लिए बेसिकली 6 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। देखिएगा, ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, आप इस चीज को अभी भी महसूस कर सकते हैं। मान लिया अभी गर्मी ज्यादा है, ठीक है, आप बाहर जाओ ऐसी धूप में 2 या 3 बजे के आसपास 1 या 2 किलोमीटर चलकर आओ, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करोगे। और ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही घर आओगे तो काफी टाइम के लिए ऐसे ही बैठे रहोगे, आप कुछ काम करने योग्य नहीं बचोगे, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको बता रहा था कि अगर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, जो वातावरण की कंडीशन है, वो आपके शरीर के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा कम तापमान होता है या बहुत ज्यादा अधिक तापमान हो, ठीक है, तो दोनों ही जो कंडीशन होती है, ये आपके शरीर के, आपकी बॉडी के, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। और कंडीशन अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की आप बात करोगे, जैसे आपने देखा होगा आपके कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर लैब होगी, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, CPU लगे होते हैं, लाइटिंग वगैरह का सिस्टम भी लगा होता है, आप भी बैठे रहोगे, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगी। तो आप वहां पर प्रॉपर एसी की डिजाइनिंग करके, प्रॉपर लोड की कैलकुलेशन करके एसी अगर नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, ये बेकार होने लगेंगे, क्योंकि इनकी ओवर हीटिंग होगी। आपने देखा होगा कि आपके पास जो मोबाइल होगा, मोबाइल की अगर ओवर हीटिंग होती है तो ये हैंग करने लगता है। इसी तरह से कंप्यूटर अगर ज्यादा गर्म होगा, हैंग करेगा, और ज्यादा गर्म होगा तो बेकार भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम के लिए, ठीक है, चाहे आदमी हो चाहे और भी चीजें हो, इनके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। आप जानते होंगे जैसे खाने की बात होती है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर करके रख देंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है, और वो टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, खाना बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार ह्यूमन के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस पर हम सबसे ज्यादा आरामदायक फील करते हैं और उस पर हम, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ज्यादा गर्मी है, आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, और प्रॉपर वहां पर आपका कूलिंग का अरेंजमेंट नहीं किया गया है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, ठीक है, या इवन आप पंखे में ही बैठकर पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, आपको बहुत इरिटेशन सी होती रहेगी, ठीक है, और आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा।
वहीं अगर आप किसी एसी रूम में जाकर बैठते हो, आजकल लाइब्रेरी वगैरह सब खोलकर बैठे हुए हैं, तो यही उसका बेनिफिट होता है। वो 400-500 रुपये फीस तो रख लेते हैं, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं, जिससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि कौन कौन सी 6 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आपको कंफर्ट फील कराती है और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस थर्मल कंफर्ट आर दोज दैट डिटरमाइन हीट गेन एंड लॉस नेमली। ठीक है, थर्मल आराम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वे जो गर्मी लाभ और हानि को निर्धारित करते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ठीक है, जो आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, ये आपका होता है मेटाबॉलिक रेट। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि सर्दियां होती हैं तो हमें ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो हीट का जनरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी से हीट का लॉस, ठीक है, बहुत मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि बाहर का तापमान भी ज़्यादा है। तो उस केस में हमारी बॉडी को कम हीट जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और हीट का जो जनरेशन होता है ये बेसिकली खाने की वजह से ही होगा। तो मेटाबॉलिक रेट आपके कंफर्ट जोन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा क्लॉथिंग इंसुलेशन, ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हो ये इंसुलेशन का काम करते हैं, हीट ट्रांसफर को रोकने का काम करते हैं। तो आपने फील भी क्या होगा कि अगर गर्मी है, ठीक है, तो आप बहुत पतले या बारीक से कपड़े पहनते हो, और सर्दियां होती हैं तो बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हो। ठीक है, क्योंकि कपड़े भी क्या करते हैं, हीट को रोकने का काम करते हैं। तीसरा, एयर टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर का तापमान कितना है, अगर बहुत ज्यादा ठंड है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 2, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये भी आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। ठीक है, आप इस पर भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। मीन रेडियंट टेम्परेचर, ठीक है, विकिरण के द्वारा औसत विकिरण, ठीक है, औसत दीप्ति तापमान, यहाँ औसत विकिरण तापमान, हवा की गति कैसी है। ठीक है, हवा की गति ज्यादा होगी तो तूफान भी आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो एयर की जो वेलोसिटी होती है ये भी आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज आप तो फील नहीं करोगे, लेकिन जो पुराने लोग होंगे, ठीक है, अब तो आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ठीक है, लगभग सन 2005-6 के आसपास सभी गांवों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से उपलब्ध हो गई। लेकिन अगर आप बहुत पहले चले जाओगे तो गांवों में जो लाइट आती थी 3 से 4 घंटा, ठीक है, और उसका फिर करना ही क्या था, लोग ना बल्ब यूज करते थे ज्यादा, ना पंखे वगैरह यूज करते थे, खुले में सोते थे। ठीक है, तो जैसे ही पंखे वगैरह में सोना स्टार्ट किया या कूलर में सोना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो लोग जिनको आदत नहीं थी बिल्कुल भी, तो उन्हें ये फील होता था, ठीक है, उनकी बॉडी इसके अकॉर्डिंग नहीं ढली हुई होती थी। तो एयर की स्पीड काफी मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो फैन है, ठीक है, ये हमारे इससे जो वेलोसिटी निकल कर आती है हवा की, ये हमारे ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। और एसी में, ठीक है, एसी से जो हवा निकल कर आती है ये हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल होती है। तीसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, ठीक है, जो हमें हवा में नमी की मात्रा बताती है। अगर नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो आसानी से नहीं निकल पाएगा, और ये हीट लॉस कराने में काफी हेल्पफुल होता है। अभी आप देखोगे कि अभी जून का महीना चल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर आपका 42, 43, इवन 44, 45 तक भी टच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इस मौसम में हमें इतनी समस्याएं या इतनी दिक्कतें फील नहीं होती हैं जितना आने वाला होगा। ठीक है, अभी आपका महीना आएगा जुलाई का, अगस्त का, ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में देखना कि सबसे ज्यादा आपको कैसा होगा, डिसकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि उस केस में हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, ठीक है, ये आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और आप पूरा पसीने में भीगा रहते हो। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हवा जो है आपकी, ये ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का मिक्सचर होती है। ठीक है, वाटर वेपर तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकल रहा होगा इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ड्राई एयर कर लेती है। लेकिन हवा में अगर पहले से ही नमी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, हीट का रिजेक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा, और हमें जून महीने से ज्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं जब हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त के महीने की। ठीक है, क्योंकि
आर्द्रता कैसी हो जाती है इन महीनों में, ज्यादा हो जाती है। बरसात के मौसम में आपको ज्यादा दिक्कतें फील होनी शुरू होती हैं। टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो जाता है, लगभग 38, 39, 40, ठीक है, 35 से 40 के बीच में टेम्परेचर इतना होगा। लेकिन क्योंकि पसीना आसानी से नहीं सूख पाता है, इसलिए दिक्कतें ज्यादा होती हैं। ठीक है, इस मौसम में टेम्परेचर तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हवा में जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, ये है कम है। ठीक है, तो हवा आती है हमारी बॉडी से, पसीना एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू आप क्या फील करते हो, थोड़ी सी कूलिंग फील करते हो। तो ये 6 पैरामीटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने शरीर को एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। ठीक है, एक कंफर्ट जोन में अगर आप रखना चाहते हो तो ये पैरामीटर यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारा वही लिखा हुआ है कि सेटिस्फेक्शन विद द थर्मल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ओवन सेक एंड बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो अगर हमारा थर्मल एनवायरनमेंट के साथ हमारी बॉडी बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं आती है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आती है, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, आपको ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। तो हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारे आसपास का तापमान है वो हमारी बॉडी के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपका हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होते हैं ये हमें वही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वायुमंडल का तापमान तो आपका बदलता रहेगा, ठीक है, आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं रह सकता है, कभी ज्यादा ठंड होगी, कभी ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपका जो रूम है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, वहां पर ये सारे सिस्टम लगाकर जो आपके आसपास की जो हवा है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ढाल सकते हो। उसमें वातावरण से संतुष्टि अपने आप में महत्वपूर्ण है, और क्योंकि यह उत्पादकता और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कार्यालय के कर्मचारी जो अपने तापीय वातावरण से संतुष्ट हैं वे अधिक उत्पादक हैं। ठीक है, जिनके आसपास का, जिनके सराउंडिंग का, ठीक है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां का तापमान अगर उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा तो वो आसानी से काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, उन्हें ज्यादा दिक्कत फील नहीं होगी। मान लिया कोई आपसे कहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर काम करो, तो इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। वहीं अराउंड 21, 22, 23 के आसपास का जो टेम्परेचर होगा, इस पर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकोमेट्रिक टर्म्स को लेकर। साइकोमेट्रिक टर्म्स क्या होते हैं, ये सारे मैं आपको डिटेल्स में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर इज ऑल्सो नोन एज साइकोमेट्री। हवा में नमी की मात्रा को मापन को साइकोमेट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपकी जो एयर होती है जिसे हम मॉइस्ट एयर कहते हैं, ये क्या होती है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, और इस पर जितने भी मेजरमेंट किए जाते हैं ये सारे आपके साइकोमेट्री के टर्म्स में आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपने सिंपल एक थर्मोमीटर लिया और इसे एटमोस्फेयर में रख दिया। ठीक है, यह थर्मोमीटर जो रीडिंग देगा इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि डीबीटी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका आता है डब्ल्यूबीटी यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपने एक थर्मोमीटर लिया और इसका जो सेंसिंग बल्ब है इसे गीले कपड़े से कवर कर दिया। अब यह टेम्परेचर जो मेजर करेगा ये आपका डब्ल्यूबीटी टेम्परेचर होता है, और डब्ल्यूबीटी आपका डीबीटी से कम रहेगा। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है, और क्या क्या कंडीशन होती है ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आपका आता है ड्यू पॉइंट। ठीक है, औस बिंदु तापमान। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जिस पर हवा में मौजूद जो नमी है, ठीक है, जो कि वेपर की फॉर्म में है, ये कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि इसका संघनन हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी की बात होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार जो पुरानी क्लासेस हैं उन्हें ध्यान से देख लेना, ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी आपका हो चुका है। ठीक है, फिर इसमें एक बात आती है एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है,
तो एंथैल्पी थोड़ा सा समझ लेते हैं, एंथैल्पी आपकी होती क्या है। चलिए, एंथैल्पी। तो बच्चे एंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, टोटल एनर्जी इन ए गैस ड्यू टू प्रेशर, कोमा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई गैस है तो गैस की जो कुल ऊर्जा होगी, गैस की जो कुल ऊर्जा होगी, ठीक है, कुल ऊर्जा किस किस की वजह से, आपके प्रेशर यानी कि दाब की वजह से, तापमान की वजह से और आयतन की वजह से जो गैस के अंदर कुल ऊर्जा होगी, इसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी इन गैस ड्यू टू प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी। कोई गैस है, और अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो एंथैल्पी की यूनिट वही होती है जो एनर्जी की होती है। क्या है, हमारे पास अगर कोई गैस है, इस गैस के अंदर जो कुल ऊर्जा होगी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के कारण इसे ही एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंथैल्पी को हिंदी में कहते हैं तापीधारिता। तापीधारिता एक उष्मा गति की प्रणाली में ऊर्जा का एक माप है। इट हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी मेजर्ड इन जूल। इसमें ऊर्जा का आयाम है, ठीक है, इसकी यूनिट ऊर्जा की ही होती है, इसे जूल में मापा जाता है। इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। जो इसकी वॉल्यूम होगी, इसके द्वारा इसे मापा जाता है। इट इज ए कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ वेपर विच इज डिफाइंड एज द टोटल हीट कंटेंट। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कुल ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, टोटल हीट कंटेंट या कुल ताप सामग्री। और ये आपका समेशन होती है सेंसिबल हीट का और साथ में लेटेंट हीट का। इट इज द सम ऑफ द सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट अगर दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलती है, एंथैल्पी मिल जाती है। ठीक है, तो किसी भी गैस का अगर हम कुल ऊर्जा की बात करेंगे, सिंपली से हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एंथैल्पी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ड्राइवर टेम्परेचर, वेटबल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि कंफर्ट जोन जो डिसाइड करते हैं वो कौन कौन से 6 पॉइंट हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, क्लॉथिंग इंसुलेशन, एयर टेम्परेचर, मीन रेडिएंट टेम्परेचर, एयर स्पीड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे आपके 6 पॉइंट हैं जो कि प्रभावित करते हैं आपके कंफर्ट जोन को। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। और कल हम जो कवर करेंगे मैं आपको बता चुका हूं, पैकेज हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम और साथ ही साथ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और इस पर आए हुए सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और फिर आपका इसके बाद जो बचेगा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बचेगा, और आपके छोटे मोटे जो टॉपिक हैं वो आपके मंडे और ट्यूसडे को मैं कंप्लीट करा दूंगा, और मंगलवार तक, ठीक है, टिल ट्यूसडे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर।